हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो पेपर हुआ था 23 दिसंबर को तीसरे शिफ्ट में, इसमें साइंस के जो 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को कवर करने जा रहे हैं। अगर आप इन सारे ही वीडियोज का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप पर आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम लोग आगे बढ़े उससे पहले एक करेक्शन है जो आप लोग कर लीजिएगा पिछले वाले वीडियो में, यानी 23 दिसंबर को जो मैंने दूसरा शिफ्ट करवाया हुआ था उसमें जो क्वेश्चन नंबर 35 था उसमें मैंने आपको आंसर बताया बी, लेकिन याद रखिएगा इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, सी आंसर होगा। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। हृदय से जो ब्लड को पंप किया जाता है धमनी में, तो वो काफ़ी फोर्स के साथ पंप किया जाता है, यानी धमनी में जो रक्त प्रवाहित करता है वो उच्च दाब के साथ करता है। तो ऐसे में जरूरी है कि जो धमनी की दीवार हो वो मोटी हो और लचीली हो ताकि दीवार वो फटे ना, क्योंकि हाई फोर्स के साथ जो है ब्लड के द्वारा उस धमनी में पंप किया जाता है ब्लड को, तो हो सकता है कि दीवार फट जाए। इसीलिए धमनी की दीवार जो है मोटी और लचीली होती है। ठीक है, मोटी और लचीली होती है, मोटी और लचीली होती है। यहां पर देखो पतली लिखा हुआ था और मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला भी पतली और देखा भी पतली, लेकिन ध्यान नहीं दिया। धमनी की दीवारें मोटी और लोचदार होती है, मोटी और लचीली होती है। यहाँ पर पतली लिखा गया था, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाता और आंसर सी हो जाता। तो अगर आपने पिछले वाले वीडियो को देखा है तो वहाँ पर आप करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, जो पिछला वाला वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में मैंने पिन भी कर दिया हुआ है इस करेक्शन को, और इस वीडियो के माध्यम से भी मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये जो खासियत है धमनी के पास, ये महत्वपूर्ण है, जरूरी है। एग्जाम में अक्सर सवाल यहाँ से पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर वीडियो बना करके आपको बताया है। वीडियो में बताया है कि मोटी और लचीली होती है, हाई फोर्स के साथ, उच्च दाब के साथ रक्त जो है प्रवाहित करता है इस धमनी में। ठीक है, तो ये आप ठीक कर लेना। अब आइए देखते हैं कि 23 दिसंबर को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला सवाल है, एक छात्र ने लोहे की कीलें ली और उन्हें 20 मिनट के लिए एक्स विलियन में डुबोया। एक विलियन है एक्स जिसमें लोहे की कील को डुबोया गया 20 मिनट तक। कुछ देर बाद उनसे देखा कि लोहे की कीलों का रंग भूरा हो गया। उस विलियन एक्स को पहचानिए जिसमें कील डुबाई गई थी। देखो भूरा रंग किसका होता है, इन सारे विकल्पों को देखो, यहाँ लेड है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है। इसमें लाल भूरे रंग का कौन सी धातु होती है, लाल भूरे रंग की कौन सी धातु होती है, तो आप कहेंगे कॉपर। कॉपर सल्फेट हमारा आंसर हो जाएगा। होता यह है कि इस विलियन में जब लोहे की कील को डुबोया जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। और ये अभिक्रिया आपको पढ़नी भी है क्लास 10th में, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा ये डायग्राम। यहाँ देखो कॉपर सल्फेट का विलियन था। कॉपर सल्फेट का विलियन नीले रंग का होता है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कॉपर सल्फेट का विलियन नीले रंग का होता है। इसमें लोहे की कील को डाला गया, डाल करके कुछ देर के लिए छोड़ दिया गया। उसके बाद पाया यह गया कि जो कॉपर सल्फेट का विलियन है अब ये धीरे धीरे फेड करने लगा है ना, ये गायब होने लगा है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलियन जो था अब वो आयरन सल्फेट के विलियन में बदल चुका है। तो नीला रंग जो है यहाँ से गायब होने लगेगा और लोहे की कील के ऊपर तांबा का जमाव होने लगता है। लोहे की कील के ऊपर जो है तांबा आकर के जमने लगता है, यानी तांबे की परत जो है चढ़ने लगती है। लोहा जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है किसके तुलना में, कॉपर के तुलना में। इसीलिए कॉपर सल्फेट के विलियन से कॉपर को विस्थापित कर दिया और खुद का अपना विलियन बना लिया। तो यहाँ पर मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, CuSO4 कॉपर सल्फेट का आपके पास था जलीय विलियन, उसमें आपने लोहे की कील डाल दी। यहाँ पर क्या हुआ कि आयरन सल्फेट का विलियन बन गया, आयरन सल्फेट का विलियन बन गया, आयरन सल्फेट का विलियन बन गया और यहाँ पर कॉपर जो है विस्थापित हो गया। ये कॉपर जो है कहाँ पर विस्थापित हो जाता है, इस लोहे की कील के ऊपर। समझे आप? तो ये सवाल जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से खूब पूछे जाते हैं। यदि कोई वस्तु 50 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है तो उसकी आरंभिक चाल कितनी होगी। देखो आप बिल्डिंग पर चढ़ जाओ, वहां से किसी वस्तु को आप गिराओ, जब आप गिराएंगे उस समय उसकी स्पीड कितनी थी भाई, 0 थी ना, 0 स्पीड थी। आपने उसको पकड़ रखा था, फिर छोड़ दिया, गिरा दिया, तो आपने 0 स्पीड से गिराया था, आपने फेंका नहीं है। जब आप फेंकेंगे ना तो आप कुछ स्पीड से फेंकेंगे, लेकिन जब आपने छोड़ दिया तो आपने 0 स्पीड से छोड़ा है।
ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आरंभिक चाल 0। एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा है। बल्ब द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा 0.1 एम्पियर है। बल्ब की शक्ति कितनी है? शक्ति के 3 फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए। शक्ति का पहला फॉर्मूला ये होता है, इसी को आप लिख सकते हो V² डिवाइडेड बाई R, और इसी को आप लिख सकते हो I² इंटू में R। ये शक्ति का फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए आपसे कभी एनर्जी पूछ दे या फिर आपसे पूछ दे क्या, ऊष्मा पूछ दे, हीट पूछ दे, तो कुछ नहीं करना होता है, पावर, ये जो पावर है, ये जो शक्ति है, इसमें समय से गुना कर देना होता है। तो आप इन सारे फॉर्मूले में टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो वो फॉर्मूला हो जाएगा शक्ति का। समझे आप? अब देखो यहाँ पर आपको V पता है और आपको यहाँ पर I पता है, तो V इंटू में I बराबर शक्ति हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू V इंटू में I, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान रखना है आपको, आंसर चाहिए SI मात्रक में, तो सारे मान आप SI मात्रक में डालेंगे। सारे के सारे मान जो आपको सवाल में दिए गए हैं सब के सब SI मात्रक में ही हैं, तो कुछ भी यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू पुट करो, आंसर गेट करो। ए हमारा आंसर। एक प्रतिरोध जिसका मान 10 ओम है, 10 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, 1 मिनट में उत्पन्न शक्ति और ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? अब देखो इस बार आपको सवाल में प्रतिरोध दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है और आपसे शक्ति पूछा गया है। तो अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया V/R, यहां पर देख लो, ये 3 फॉर्मूले हैं, यहीं से सवाल आते हैं। तो V² 10 गुने में 10 हो जाएगा और R का मान यहाँ पर 10 दिया हुआ है, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 10 वाट हमारा आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बोला कि हीट अगर निकालना हो तो इसी पावर में क्या करेंगे, आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पावर आपको 10 वाट मिला है, समय आपको कितना लेना है भाई, 1 मिनट लेना है। मैंने आपसे कहा आंसर अगर SI मात्रक में चाहिए तो सारे मान आप SI मात्रक में डालेंगे, तो आप यहाँ पर 1 मिनट मत डाल देना, आपको सेकंड में आंसर डालना, सेकंड में वैल्यू पुट करना पड़ेगा, क्योंकि समय का SI मात्रक सेकंड होता है। तो 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 600 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10 वाट और 600 जूल, 10 वाट शक्ति, 600 जूल ऊष्मा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तथा वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है, जल का ताप बढ़ जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जीवाणुओं के कुछ परिवर्तन को, जीवाणुओं के कुछ परिवर्त को, कुछ वेरिएंट्स को जीवित रहने तथा वृद्धि करने में सहायता करेगी? देखिए अगर सारे के सारे जीवाणु एक जैसे होंगे, है ना, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, तो अगर जल का ताप बढ़ा है ना, तो उस ताप को वो सारे जीवाणु झेल नहीं पाएंगे और सब के सब मर जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं भाई, कुछ वेरिएंट्स ऐसे जरूर होंगे कि उस तापमान को वो टॉलरेट कर ले, वो झेल ले। जैसे मान लीजिए इस दुनिया का तापमान बहुत ही ज़्यादा हो गया तो बहुत सारे इंसान मर जाएंगे, लेकिन कुछ इंसान तो ऐसे होंगे ना जो उस ताप को झेल लेंगे, जो उस वातावरण में फिट बैठते होंगे। तो हमसे बोला गया कि कौन सी विशेषता है जीवाणुओं के पास, जो कुछ वेरिएंट्स हैं बैक्टीरिया के, उनके पास ऐसी कौन सी विशेषता है जो जीवित रहने तथा वृद्धि करने में सहायता करेगी इस जल के तापमान के बढ़ने के बाद भी? तो आप बोलेंगे उष्ण प्रतिरोधी क्षमता, मतलब ज़्यादा हीट को टॉलरेट करने की क्षमता है उसके पास। कुछ वेरिएंट्स ऐसे हैं बैक्टीरिया के जो उच्च ताप को भी झेल सकते हैं, यही वो विशेषता है जो उस कुछ जीवाणु को जीवित रखेगी, राइट। किस नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाई गई वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि समानुपाती होती है, परंतु एक शर्त यह है कि ताप का मान और अन्य भौतिक स्थितियां स्थिर रहना चाहिए। भाई जो चालक है उसकी लंबाई, उसकी मोटाई, उसका ताप, ये सब जो है स्थिर रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। वैसे केस में उस चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा और जो चालक में प्रवाहित धारा होगी एक दूसरे के समानुपाती होंगे। तो यहाँ से V बराबर I इंटू में R होता है ना, V बराबर I इंटू में R होता है। ये ओम का नियम है ना, ओम्स लॉ, ये ओम का नियम है, जिसके लिए ग्राफ हमें कैसा मिलता है, V और I के बीच में स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हमें ऐसे मिलती है। और इसका ढलान क्या देता है, इस ग्राफ का ढलान क्या देता है,
ये सब आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका ढलान जो है प्रतिरोध देता है, इसका ढलान प्रतिरोध देता है। मान लीजिए कि ये जो ग्राफ है इस आई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो जो इसका टैन होगा यानी कि टैन थीटा जो होगा उसी को हम लोग ढलान बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, जो कि प्रतिरोध देता है, जो कि प्रतिरोध देता है। तो ओम के नियम के अनुसार V बट्टे में I इस वाले रिलेशन से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा, और ये बराबर प्रतिरोध का होता है। समझे आप? यानी V में आप चेंज करोगे, जिस दर से V को बढ़ाओगे उसी दर से I यहाँ पर चेंज हो जाएगा, जिस दर से इसको कम करोगे उसी दर से I कम हो जाएगा। ये रेशियो नहीं बदलेगा, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई तार है, उस तार की आप लंबाई नहीं बढ़ा रहे हो, मोटाई नहीं बढ़ा रहे हो, ताप नहीं बढ़ा रहे हो, वैसे केस में जो उसका प्रतिरोध आएगा वो तो नियत आएगा ना, उसका प्रतिरोध थोड़ी चेंज होगा। ठीक है, इसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओम का नियम कहते हैं। एक नियत बल F 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यह वस्तु का वेग 6 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 10 मीटर पर सेकंड कर देता है। कार्यरत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। एक बक्सा था, 10 किलोग्राम का था, इस पर एक फोर्स लगता है F। कितने टाइम के लिए लगता है? 2 सेकंड के लिए लगता है। बोल रखा है कि इस वस्तु का जो वेग है ना वो 6 मीटर पर सेकंड था पहले से, फिर एक बल आया F, वो लगा। कितने देर के लिए लगा? 2 सेकंड के लिए लगा। 2 सेकंड के बाद देखा गया कि जो बक्सा है उसका वेग हो चुका है, अंतिम वेग वो 10 मीटर पर सेकंड हो चुका है। बोल रखा है कि ये बल कितना लगा ये बताओ। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे बेसिक फॉर्मूला द्रव्यमान गुने में त्वरण। द्रव्यमान आपको पता है लेकिन त्वरण नहीं पता है, तो त्वरण हम लोग निकाल लेते हैं। A बराबर V माइनस में U बट्टे में T होता है। V का मान 10 दिया हुआ है, U का मान 6 दिया हुआ है, और बट्टे में टाइम जो है 2 सेकेंड है। 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, 4 बट्टे में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान जो है आपको यहाँ पर इस A की जगह पर पुट कर देना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन सही आंसर। विभज्य ऊतक की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? जब आपने विभज्य ऊतक दे ही दिया तो ये ऊतक लिखने की जरूरत नहीं है ना, केवल विभज्य ऊतक होता है ना, विभज्य ऊतक। तो एक्चुअल में क्या है देखो, विभज्य प्लस ऊतक। भाई जिस ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होती है, जिस ऊतक की कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती है, उस ऊतक को हम लोग विभज्य ऊतक बोलते हैं, है ना, विभज्य ऊतक बोलते हैं। जिस ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होती है, विभाजन की क्षमता रखती है, विभाजन की क्षमता प्रबल होती है, उनमें उसे हम लोग विभज्य ऊतक बोलते हैं। राइट। तो कोशिका विभाजित होती है तो विभाजन के लिए जो चीज अनुकूल है वो सारी खासियत जो है इनके अंदर मिल जाएगी। भाई इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो विभाजित करती है, तो विभाजन के लिए जो परिस्थितियां चाहिए वो सारी जो है इनके अंदर मौजूद होती है ना, वो सारी इनके अंदर मौजूद होती है। तो क्या क्या खासियत होनी चाहिए इस कोशिका के पास अगर इसको विभाजित होना है तो, या विभाजन की क्षमता रख रही है तो? जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है, मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। क्योंकि भाई विभाजन करना है तो डायरेक्शन कौन देगा, उसको कंट्रोल कौन करेगा? नाभिक, केंद्रक। तो केंद्रक जो है इसमें काफी बोल सकते हो कि परिपक्व होता है। साइटोप्लाज्म जो है काफी डेंस होता है, यहां लिख लो, ये काफी प्रोमिनेंट होता है। साइटोप्लाज्म डेंस होता है यानी कि सघन होता है। सेल वॉल कैसी होनी चाहिए? मोटी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए? अगर किसी कोशिका को विभाजित होना है तो कोशिका भित्ति मोटी होनी चाहिए या पतली होनी चाहिए? आप खुद सोच कर देखिए, पतली होनी चाहिए। सेल वॉल जो है वो पतली होनी चाहिए, कोशिका भित्ति पतली होनी चाहिए। रसधानी की अगर हम बात करते हैं, रसधानी जो है या तो अनुपस्थित होती है या फिर बहुत ही छोटी होती है। तो आप याद रखो अनुपस्थित रसधानी जो है होती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो वैक्यूल होता है ना वो अब्सेंट होता है या फिर बहुत ही छोटा होता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है विभज्य ऊतक के बारे में। लवक और सूत्रकणिका में क्या समानताएं हैं? लवक जो है केवल प्लांट सेल के अंदर मिलता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर मिल जाएगा।
आई थिंक पहला ही वीडियो था जहां मैंने ये जोर डालते हुए कहा था कि ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो लवक है और माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोनों बाकी सारे कोशिकांग से अनोखे हैं, थोड़े यूनिक हैं। भाई किस मामले में यूनिक है? वो इस मामले में यूनिक है कि इन दोनों के पास अपना अपना डीएनए है और राइबोसोम है। देखो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ये प्रोटीन बनाता है, लेकिन प्रोटीन कैसा बनाना है वो सूचना किसके पास है? डीएनए के पास है। एक्चुअल में डीएनए नाभिक के पास होता है। तो अगर भाई किसी को प्रोटीन बनवाना है तो नाभिक के सामने जाकर के वो हाथ जोड़ेगा कि भैया हमें प्रोटीन बनाना है, आप हमें वो सूचना दे दो। तो नाभिक जो है डीएनए भेजेगा अपना और राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और लवक बहुत सारे प्रोटीन ये खुद से बना सकते हैं, न्यूक्लियस के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीएनए इसके पास है ही, राइबोसोम इसके पास है ही। भाई खुद का प्रोटीन फैक्ट्री है और खुद का बोल सकते हो कि कच्चा पदार्थ है जहां से प्रोटीन बनाना है। तो बहुत सारे प्रोटीन जो है ये दोनों कोशिकांग खुद से बना लेते हैं। कुछ प्रोटीन के लिए नाभिक पर ये निर्भर रहेंगे, जबकि बाकी सारे जो कोशिकांग हैं उनको पूरी तरह से नाभिक पर निर्भर रहना पड़ता है प्रोटीन बनाने के लिए। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों एटीपी का उत्पादन करते हैं? नहीं, केवल एटीपी का प्रोडक्शन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। दोनों केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं? नहीं, लवक जो है पादप कोशिका में मौजूद होता है लेकिन जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिल जाएगा। दोनों में क्लोरोफिल होता है, ये भी गलत हो जाएगा। लवक जो है इसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट जैसे अपने आप में एक लवक है उसमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पत्तियां जो है वो हरी होती हैं। किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को हम लोग प्रणोद बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो फोर्स लंबवत लगाया जाता है उसे हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं प्रणोद। प्रणोद को हम लोग इंग्लिश में थ्रस्ट बोलते हैं। और दाब बराबर क्या होता है? प्रेशर बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है थ्रस्ट बट्टे में जिस सतह पर यह थ्रस्ट लग रहा है उसका क्षेत्रफल। ग्रास नली और मुख का स्तर निम्नलिखित में से किससे ढका होता है? आई थिंक पिछले वाले वीडियो में ही मैंने आपको बताया हुआ था कि जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, जो अस्त्रित शल की उपकला है, वो त्वचा में देखने को मिलेगा, ग्रसिका में और मुख गुहा में। ये तीन लोकेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के लिए। शल्की, अस्त्रित शल की उपकला। शल्की का मतलब कोशिकाएं चपटी होंगी, फ्लैट होंगी। अस्त्रित का मतलब क्या हो गया कि एक से ज़्यादा परत, दो या दो से ज़्यादा परत जो है इस उपकला में आपको देखने को मिलेगा। और इसका मेन जो काम होता है वो होता है यांत्रिक सहारा प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना बोल सकते हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वामस एपिथेलियम। देखो अस्त्रित शल की एपिथेलियम है, यहाँ पर स्क्वामस एपिथेलियम का मतलब केवल होता है शल की एपिथेलियम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आना चाहिए था? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, अस्त्रित शल की उपकला। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा कथन सही है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग किसको बोलते हैं? एल्केन को बोलते हैं? नहीं, एल्कीन को बोलते हैं और एल्काइन को बोलते हैं। यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम उस हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो यहाँ पर एल्केन दिया हुआ है, ये विकल्प कट जाएगा। एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अच्छा क्या पूछ रखा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा कथन सही है? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। मेथेन, एथेन और ब्यूटेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये सब के सब एल्केन के मेंबर है, ये नहीं होगा आंसर। साइक्लोपेंटेन और हेक्सेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यहाँ देखो पेंटेन है, यहाँ देखो हेक्सेन है, ये भी एल्केन है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो एल्केन होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जो एल्केन होता है जहां कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। बी हमारा सही आंसर। दाब में परिवर्तन करने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होता है? तो आपके आसपास जो भी ठोस है उसके आकृति में देखो
कितना परिवर्तन होगा अगर आप दाब डालोगे तो उसके आकृति में कम से कम परिवर्तन होगा या फिर परिवर्तन ही ना हो, और ज़्यादा आप जोर डालोगे, ज़्यादा आप दाब डालोगे तो टूट जाएगा। तो ठोस की एक खासियत है, हाई प्रेशर पर भी ये अपने शेप को चेंज नहीं करता है, ज़्यादा प्रेशर डालोगे, ज़्यादा फोर्स लगाओगे, टूट जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गैस पर आप ज़्यादा फोर्स डालोगे, दाब डालोगे तो हो सकता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या हो सकता है वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाए। मैंने द्रव को टिक मार दिया है, ठोस होगा, ठोस होगा। अगर आप द्रव पर दाब डालते हो तो ऐसा करके आप हो सकता है कि उसको ठोस में कन्वर्ट कर दो, है ना। द्रव और गैस की हम आकृति की बात नहीं करते हैं। प्लाज्मा तो जब हम गैस के कणों को और एनर्जी देते हैं तब प्लाज्मा स्टेट तैयार होता है, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुवर्तन से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। अनुवर्तन से संबंधित या फिर बोल दो अनुवर्ती गति, जिसे हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर ट्रॉपिज्म बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अनुवर्ती गति, है ना, अनुवर्ती गति। इससे संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। रसायन अनुवर्तन, रसायन की ओर संचलन, इसका आप एग्जाम्पल याद रखना। ये जो पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है ना, जब पॉलिनेशन हो जाता है तब तो पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है जो अंडाशय से होते हुए बीजांड में जाता है। ये पॉलन ट्यूब का बनना, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, ये होता है रसायन अनुवर्तन गति, है ना, कीमोट्रोपिज्म होता है। रसायन अनुवर्ती गति बोल सकते हो आप, यानी केमिकल, एक केमिकल यहाँ पर जो है सिक्रीट होता है, बनता है, जिसके कारण ये पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। ये स्टेटमेंट सही है, ये ट्रू है। प्रकाश अनुवर्तन गति पानी की ओर संचलन, नहीं, प्रकाश की ओर संचलन होगा ना, ये फॉल्स हो जाएगा। गुरुत्व अनुवर्तन, पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में, ये सही है। जल अनुवर्तन, पानी की ओर संचलन, ये सही है। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उद्दीपन, रसायन अनुवर्तन में रसायन होता है, प्रकाश अनुवर्तन में प्रकाश होता है, गुरुत्व अनुवर्तन में गुरुत्वाकर्षण होता है, और जल अनुवर्तन में जल होता है। उद्दीपन, स्टिमुलस, बी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किशोर अवस्था के लिए विशिष्ट नहीं है? मतलब इन चार में से कौन सा वो परिवर्तन है जो ऐसा नहीं है कि किशोर अवस्था के दौरान ही देखने को मिलेगा। किशोर अवस्था के दौरान का मतलब क्या हुआ, जब सेक्स हार्मोन उनके अंदर सिक्रीट होने लगता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी आप बोल सकते हो, या फिर बोल दो जब सेक्सुअली मैच्योर होने लगते हैं, लड़का हो या लड़की हो, या फिर आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कि जब लड़का हो या लड़की हो, जब ये जवान हो रहे होते हैं तब वो परिवर्तन देखा जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो वो कौन सा परिवर्तन है? तो ऊंचाई में वृद्धि हमारा आंसर हो जाएगा। भाई ऊंचाई में वृद्धि ऐसा नहीं है, जब से इंसान पैदा लेता है तब से उसकी हाइट जो है लगातार बढ़ती रहती है, किशोर अवस्था से पहले भी और किशोर अवस्था के बाद कुछ समय तक, उसके बाद नहीं बढ़ती है। तो ऊंचाई में वृद्धि जो है ये किशोर अवस्था के लिए विशिष्ट नहीं है। किशोर अवस्था के दौरान जो है मेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन सिक्रीट होता है वो है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल के अंदर जो सिक्रीट होता है वो है एस्ट्रोजन, जिसके कारण ये सारे परिवर्तन आते हैं। लड़कों के अंदर ये हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक, तब जाकर के उसके कांखों में बाल आते हैं, दाढ़ी मूछें ये सारी आती है, आवाज़ भारी हो जाती है। लड़कियों में जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है तब जाकर के उनके कांखों में बाल आते हैं, उनके जननांग क्षेत्र में बाल आते हैं, उनके स्तन के आकार में वृद्धि हो जाता है, और पैरों और बाहों पर विरल बाल जो है आते हैं। ये खास करके मेल के अंदर देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर क्या, ए हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये कहाँ पर बनता है, तो अंडाशय में, और ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ पर बनता है, वृषण में, है ना, वृषण में, टेस्टिस में। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज अणु के लिए परमाणुओं की सही संख्या ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। और सुक्रोज आपने सुना होगा, C12H22O11, ये सुक्रोज है। ये सुक्रोज है, जो चीनी हम लोग घर में खाते हैं वो सुक्रोज होता है। जो चीनी हमारे ब्लड में होता है, हम बोलते हैं ना कि ब्लड शुगर बढ़ गया है ना, चीनी बढ़ गया है, तो वो चीनी ये ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज है।
टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो 6 और 12 18, 18 और 6 24। डी हमारा आंसर हो जाएगा। 1 विलियन में 280 ग्राम विलायक जल में 20 ग्राम साधारण नमक विलय है। द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में विलियन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बताया था, जहां मास परसेंटेज मैंने आपको बताया था कि मास परसेंटेज के टर्म में कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम ऊपर में लिखते हैं विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, और नीचे में लिखते हैं विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान गुने में 100। विलय का द्रव्यमान, विलय नमक है 20 ग्राम है। विलियन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान 1 विलियन में 280 ग्राम विलायक जल में, तो 280 ग्राम जो है ये तो विलायक है, 280 ग्राम है, 280 ग्राम विलायक है और 20 ग्राम जो है विलय है। अब ये टोटल विलियन का द्रव्यमान हो गया, तो 20 बट्टे में 300 हो जाएगा और गुने में यहाँ पर 100 कर दो, ठीक। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 20 बट्टे में 3 कितना हो जाएगा भाई? तो ये 6.66% हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण प्रकाश की किरण को अपसारित करता है जो उस पर आपतित होती है। दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भाई किस दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण बोलते हैं? किस गोलीय दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण बोलते हैं? अपसारी दर्पण हम लोग किस गोलीय दर्पण को बोलते हैं? यानी कि डाइवर्जिंग, है ना, डाइवर्जिंग मिरर। किस दर्पण को बोलते हैं? तो यह है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण पर जब समानांतर प्रकाश की किरणें आती हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो ऐसे अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऐसे पैरेलल प्रकाश की किरणें आती हैं और अलग अलग दिशाओं में ये फैल जाती है। तो फैलना मतलब डाइवर्ज होना। तो डाइवर्जिंग मिरर कौन है? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो दर्पण कौन सा है? उत्तल है। ये स्टेटमेंट सही है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। सही है। ये देख लो, ये बिंदु ही फोकस है, ये बिंदु फोकस है और दर्पण के पीछे मापी गई दूरी जो है धनात्मक होती है। ये स्टेटमेंट सही है। इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है? नहीं। पर्दे पर हम उसी प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं जो वास्तविक होता है, और उत्तल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। हमेशा आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 जो है सही है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब हम अपनी पसंद की कोई चीज खाते हैं तो हमारे मुंह में लार नामक तरल पदार्थ के कारण पानी आने लगता है। इस स्थिति में कौन से एंजाइम स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? वो कौन सा एंजाइम है जो मुख गुहा में स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है या फिर बोल दो कॉम्प्लेक्स शुगर है। ये सरल जो है शुगर है, माल्टोज इसके तुलना में काफ़ी सरल है। तो हमारे लार में होता है एमाइलेज एंजाइम, है ना, एमाइलेज एंजाइम, जिसे हम लोग बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। जो पैनक्रियाज होता है, जो अग्नाशय, जो अपने आप में एक ग्रंथि है, उसके द्वारा भी ये एमाइलेज सिक्रीट होता है। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कई सारे हैं। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स में आपका एमाइलेज आता है, याद रखिएगा। ट्रिप्सिन आता है जो प्रोटीन को तोड़ता है, और लाइपेज आता है जो फैट को तोड़ता है। पेप्सिन एंजाइम, देखो ये ट्रिप्सिन एंजाइम है ना, ये यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ये अग्नाशय का एंजाइम है। पेप्सिन एंजाइम किसका है? ये अमाशय का एंजाइम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है।
गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, जठर ग्रंथि के द्वारा सिक्रेट किया जाता है हमारे आमाशय का ये एंजाइम है। ठीक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फेस क्रीम किस प्रकार की कोलाइड रूप से संबंधित है? फेस क्रीम चेहरे में लगाने वाला जो क्रीम होता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। ये टेबल, ये एनसीईआरटी क्लास 9th का टेबल है। देखो, दूध और फेस क्रीम किसका एग्जाम्पल है? इमल्शन का एग्जाम्पल है। इमल्शन में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, ये दोनों के दोनों द्रव होते हैं। ठीक है, जो डीपी होता है, डिस्पर्स्ड फेज, वो भी लिक्विड होता है, और जो डिस्पर्शन मीडियम होता है वो भी लिक्विड होता है। दोनों के दोनों लिक्विड होते हैं। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम दोनों के दोनों जो है लिक्विड ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ये बिल्कुल सही है। निलंबन और कोलाइड जो 3 प्रकार के मिश्रण होते हैं, उसमें केवल जो विलयन होता है, जैसे नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, ये विलयन ही समांगी मिश्रण होता है। बाकी निलंबन और कोलाइड ये दोनों के दोनों विषमांगी मिश्रण है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब आप निलंबन से होकर के या फिर कोलाइड से होकर के प्रकाश को गुजारते हैं तो प्रकाश का मार्ग हमें दिखने लगता है। प्रकाश का मार्ग हमें ऐसे दिखने लगता है, देख रहे हो? इस वाले में नहीं दिखा, ये सॉल्यूशन है, ये समांगी मिश्रण है। यहाँ प्रकाश का मार्ग दिख रहा है, यहाँ प्रकाश का मार्ग दिख रहा है। तो ऐसा होता है इसलिए कि यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जो इनके कण होते हैं उनसे प्रकाश टकरा करके फैलता है, जिससे इसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, दिखने लगता है, और इस प्रभाव को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ जो स्टेटमेंट दिया गया उसका मतलब ये है कि निलंबन जो है वो टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये दोनों के दोनों विषमांगी मिश्रण है। ठीक, जब निलंबन को शांत छोड़ देते हैं तब विलय के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जब निलंबन को शांत छोड़ देते हैं तब विलय के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी है। जैसे मान लो आपने चीनी पानी का घोल बना लिया, घोल बनाने के लिए आप उसको मिलाते हैं, चीनी को घोल लेते हैं। अगर आप उस विलयन को शांत छोड़ दें तो क्या ऐसा होता है चीनी के कण नीचे आकर के बैठ जाए? ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग बोलते हैं अस्थायी मिश्रण, स्टेबल बोलते हैं, स्टेबल मिक्सचर, अस्थायी मिश्रण। अच्छा, आपके पास दूध है, दूध में तरह तरह के पदार्थ होते हैं भाई। कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, और भी मिनरल्स होते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि जब आप दूध को शांत छोड़ देते हो तो वो सारे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स सारे नीचे आकर के बैठ जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। तो कोलाइड भी स्टेबल है, अस्थायी है। लेकिन आपके पास रेत और जल का मिश्रण है। आपने रेत लिया, जल में डाल दिया, उसको मिला दिया। अब आप उसको शांत छोड़ दो कुछ समय के लिए, सारे रेत जो है नीचे आकर के बैठ जाएंगे। विलय पदार्थ के जो कण हैं वो नीचे आकर के बैठ जाएंगे। तो निलंबन में ये चीज होता है, इसीलिए ये अनस्टेबल है। तो सारे स्टेटमेंट्स यहां पर सही हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों के दोनों जो है विषमांगी हैं। जबकि ये जो है ये समांगी है, समांगी मिश्रण है। ठीक, समांगी मिश्रण में विलय पदार्थ के जो कण होते हैं पूरे मिश्रण में समान रूप से होते हैं, यानी कि समान अनुपात में होते हैं। जबकि जो विषमांगी मिश्रण होते हैं इनमें जो विलय पदार्थ के कण होते हैं कहीं पर ज़्यादा होते हैं, कहीं पर कम होते हैं, असमान रूप से वितरित होते हैं, या फिर बोल दो फैले होते हैं मिश्रण में। चूने के पत्थर का बिना बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? चूना पत्थर किसको बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। चूना पत्थर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। बिना बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। इसे आप कली चूना, बिना बुझा चूना या फिर सिंपली चूना बोल सकते हो। तो जब हम चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो यहाँ पर कली चूना बनता है, यहाँ पर कली चूना बनता है और गैस उत्सर्जित होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अपने आप में अपघटन अभिक्रिया है।
ये अपने आप में अपघटन अभिक्रिया है। एक अभिकारक टूट गया, दो उत्पाद में अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया करवाने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। वो ऊर्जा आप चाहे ऊष्मा के रूप में दे दो, या फिर ताप के रूप में, या फिर प्रकाश के रूप में, या फिर दूसरे फॉर्म में जैसे कि विद्युत ऊर्जा के रूप में आप दे दो, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में दे दो। तो यहाँ पर ना ऊष्मा के फॉर्म में दिया जाता है, गर्म किया जाता है इसको। तो ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन चूज करना है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। बिल्कुल सही है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। ये स्टेटमेंट सही है, हमें गलत चूज करना है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन पर पृष्ठ का अभिलंब एक ही तल में होता है। कैसे लिखा है भाई? देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होता है। ये अपवर्तन का नियम है। ये अपवर्तन का नियम है। मान लीजिए कि इधर एक माध्यम है, इधर दूसरा माध्यम है, प्रकाश किरण ऐसे आपतित होती है, तो ये आपतित किरण है। ये आपतन बिंदु हो जाएगा। ये आपतन बिंदु पर अभिलंब हो गया, यानी इसके साथ, इस इंटरफेस के साथ 90 डिग्री के एंगल पर है। अगर मान लो ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, तो ऐसे अभिलंब की ओर किरण जो है झुक जाएगी। इसे हम लोग अपवर्तित किरण बोलते हैं। ये सब एक ही तल में जो है होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये अपवर्तन का नियम है और ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आपतन और अपवर्तन कोण बराबर होता है। ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके साथ जो एंगल बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। ये अपवर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, इसके साथ जो कोण बनता है उसे हम लोग अपवर्तन कोण बोलते हैं। अब ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं एक दूसरे के, ऐसा इस स्टेटमेंट में कहा गया है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होता है। हाँ, परावर्तन के नियम में आप ये बोलते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है। एक ही माध्यम में अलग अलग रंग के प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। बिल्कुल सही है। जैसे प्रिज्म का अपवर्तनांक जो होता है ना, प्रिज्म का अपवर्तन, चाहे जल का अपवर्तनांक ले लो आप, अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए अलग अलग आएगा। अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए अलग अलग आएगा। समझे आप? जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा, जिस प्रकाश की तरंगदैर्ध्य अधिक होगी, उसके लिए माध्यम का अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। उसके लिए माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा ना, उतना ही कम होगा। ये आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो। ठीक, उल्टा संबंध होता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक तनी हुई रबर पट्टी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। वस्तु की स्थिति में या फिर वस्तु के विन्यास में परिवर्तन होने से जो ऊर्जा संचित होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं। प्रकाश के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग प्रकाश ऊर्जा बोलते हैं। ऊष्मा के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग तापीय ऊर्जा बोलते हैं। तो आपने रबर पट्टी को तान दिया, इससे क्या हुआ? उसके कन्फिगरेशन में, उसके शेप में बोल सकते हो कि चेंज आ गया, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई। आप तीर चलाने के लिए धनुष डोरी खींचते हो तो डोरी में संचित हो जाती है स्थितिज ऊर्जा। आप हथौड़ा उठाते हो मारने के लिए, पीटने के लिए, तो हथौड़े में संचित है स्थितिज ऊर्जा। आप स्प्रिंग को खींचते हो या फिर दबाते हो तो उसमें जो ऊर्जा संचित होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु को आप जमीन से किसी ऊंचाई पर लेकर जाते हो तो आपने स्थिति में परिवर्तन कर दिया, तो उसमें संचित होती है स्थितिज ऊर्जा। खिलौना, जो चाबी वाला खिलौना आता है जिसमें आप चाबी भरते हो, तो उसमें संचित होती है स्थितिज ऊर्जा, जो बाद में बदलती है गतिज ऊर्जा में। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बांध में पानी संचित है, बांध में जो पानी संचित है उसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। जब धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? जब धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, आप याद रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये देना होगा कि वो जो धातु है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होनी चाहिए, वही धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर पाएगी। तो हाइड्रोजन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धातु और जो तनु अम्ल होता है, डाइल्यूट एसिड होता है,
इनके बीच में जब अभिक्रिया होती है तो सॉल्ट बनता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। लेकिन ये हाइड्रोजन गैस तभी मुक्त होगी जब ये जो धातु है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हो। और इस हाइड्रोजन की खास बात क्या है कि ये पॉप साउंड के साथ जलती है, पॉप साउंड के साथ जलती है। हाइड्रोजन गैस दहनशील है तो पॉप साउंड के साथ जलती है। हिंदी में बोलते हैं पॉप साउंड को फटफट की ध्वनि, है ना, फटफट की ध्वनि के साथ जलती है हाइड्रोजन गैस। पौधों में परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। फ्लोएम मिट्टी से प्राप्त पानी और खनिजों को स्थानांतरित करता है? नहीं। मिट्टी से जल को अवशोषित करना, उसको पत्तियों तक पहुंचाना, ये पूरा काम जो है जाइलम का है। ठीक, ये काम किसका है? जाइलम का है। मिट्टी से जो पानी का अवशोषण होता है तो उसमें खनिज भी घुले होते हैं, फिर वो जो पानी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है वो जाइलम के थ्रू पहुंचाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जाइलम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है जहां वे संश्लेषित होते हैं। देखो, पत्तियों में जो खाना बनता है ग्लूकोज, उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है सुक्रोज के फॉर्म में। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट सही आप बोल सकते हो कि फ्लोएम के लिए है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है और वे अपेक्षाकृत धीमी परिवहन प्रणालियों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। पौधों को अगर हम जंतुओं से कंपेयर करें तो ऊर्जा उन्हें कम चाहिए होता है। जंतुओं में सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है, पता है किस चीज़ में? लोकोमोशन में, जो हम चलते हैं, है ना, जो हम एक्टिविटी करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उसमें। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शाकों और झाड़ियों में परिवहन प्रणालियों को जिन दूरियों पर कार्य करना पड़ता है वे अधिक होती है। परिवहन प्रणालियों को जिन दूरियों पर काम करना पड़ता है वे बहुत अधिक होते हैं। भाई, शाक और झाड़ियाँ जो होती है वो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, तो इनमें ट्रांसपोर्टेशन जो है कम डिस्टेंस पे होता है, ना कि ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। टिंडल प्रभाव में प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण, वर्ण बोले तो कण, टिंडल प्रभाव में प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण, कलर क्या निर्धारित करता है? देखो, प्रकीर्णन में क्या होता है? माध्यम का ये कण है, इस पर प्रकाश आकर के गिरा और प्रकाश जो है अलग अलग दिशाओं में फैल गया। ये जो प्रकीर्णित प्रकाश का रंग है ये क्या निर्धारित करता है? तो ये जो पार्टिकल है, ये जो कण है, इसके साइज के बारे में हमें पता चलता है। इसके साइज के बारे में हमें पता चलता है। अब देखो, यहां पर लिखा है प्रकीर्णित कणों का साइज। प्रकीर्णित कणों का कोई सेंस नहीं बनता है, प्रकीर्णित प्रकाश होता है, प्रकीर्णित कण थोड़ी ना होता है। जिसका प्रकीर्णन हुआ उसके लिए प्रकीर्णित बोलेंगे ना। प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ तो हम लोग प्रकीर्णित प्रकाश बोलेंगे, प्रकीर्णित कण नहीं बोलेंगे। इसको काट दो, केवल कणों का साइज रहने दो, इतना ही ठीक है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। जो सूक्ष्म कण होते हैं, जो छोटे कण होते हैं, वो कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। जैसे जैसे कणों का साइज हम बढ़ाएंगे, प्रकीर्णन करने वाले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर कणों का साइज ज़्यादा है तब वो सारे के सारे रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगे। अगर कण का साइज बहुत छोटा है, सूक्ष्म है, तब वो कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगे, जैसे कि नीले रंग का प्रकीर्णन, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन। ये सारे जो प्रकाश होते हैं इनकी तरंगदैर्ध्य जो है कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इथाइन का सही सूत्र है? इथाइन जो अपने आप में एल्काइन है। इथाइन क्या है? देखो, लास्ट में क्या है? आइन है, आइन। तो आइन हम लोग बोलते हैं एल्काइन में। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। भाई, जितना कार्बन उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन। अब यहां पर एथ है। एथ का मतलब क्या हुआ कि कार्बन इसमें कितने हैं भाई? 2 है। कार्बन 2 है। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन डबल से 2 कम होना चाहिए। हाइड्रोजन जो है 2 गुने से 2 कम होना चाहिए, है ना? यानी सही है, डबल से 2 कम होना चाहिए। तो कार्बन 2, तो हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले इसका डबल करेंगे, 4 हो जाएगा, फिर -2 कर देंगे तो 2 हो जाएगा, C2H2। डायरेक्ट फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। ये जो C2H2 है इसका IUPAC नाम, IUPAC
नाम इथाइन है और इसका साधारण नाम एसिटाइलिन है। एसिटाइलिन है। डी हमारा राइट आंसर। एक विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा डैश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है मेनली लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और थोड़ी बहुत हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। प्रकाश प्लस ऊष्मा आप बोल सकते हो। ए हमारा राइट आंसर। सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अभिसारित होती है। वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर हो। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के ही बराबर हो जाए या फिर बोल दो वस्तु के साइज के बराबर हो जाए। तो वस्तु को हम कहाँ पर रखते हैं तब ऐसा होता है भाई वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर अगर आप वस्तु को डालते हो तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है वक्रता केंद्र पर ही हो जाता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और वक्रता केंद्र जो है वो मुख्य फोकस से डबल डिस्टेंस पर होती है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मुख्य फोकस चाहिए। कैसे निकालेंगे? देखो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है और समानांतर आपतित होती है अवतल दर्पण पे। सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है और समानांतर आपतित होती है अवतल दर्पण पे। यदि अवतल दर्पण पर प्रकाश किरण समानांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जाकर के मिलती है। दर्पण से परावर्तन के बाद समानांतर किरणें जो होती है वो मुख्य फोकस पर जाकर के मिलती है। तो बोल रखा है कि सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अभिसारित होती है, यानी सन से आने वाली जो पैरेलल रेज है वो जाकर के कन्वर्ज कर जाती है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। और हमें मालूम है कि सारे के सारे जो है मिलने वाले हैं, कन्वर्ज करने वाले हैं, अभिसरित होने वाले हैं मुख्य फोकस पे, यानी कि जो फोकस दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब वक्रता केंद्र है कितनी दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अगर हमें वस्तु के साइज का ही प्रतिबिंब चाहिए तो हमें वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर अर्थात वक्रता केंद्र पर डालना पड़ेगा। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब डैश दाब हो तो ठोस CO2 सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। देखो हमारे आसपास वायुमंडलीय दाब कितना है, एक वायुमंडलीय दाब है और हमारे आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो गैसीय फॉर्म में है, CO2 गैसीय फॉर्म में है। CO2 को ठोस के रूप में रखा गया होता है हाई प्रेशर पे और इसे हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। तो उच्च दाब पर यानी एक वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर इस CO2 को रखा गया होता है ठोस के रूप में, इसे हम लोग शुष्क बर्फ बोलते हैं। जब आप इसे एक ATM पर लेकर के आएंगे यानी वायुमंडलीय दाब पर एक वायुमंडलीय दाब पर लेकर के आएंगे तो ये सीधा जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन का मतलब होता है सीधा ठोस का गैस में कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड स्टेट में नहीं आना। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जहां हम घायल हो जाते हैं और रक्त स्राव शुरू हो जाता है, रक्त स्राव से दबाव में कमी हो सकती है जो पंपिंग प्रणाली की दक्षता को कम कर सकता है ना, कम कर सकता है। हार्ट के बारे में कहा जा रहा है कि हार्ट जो ब्लड को पंप किया जाता है उसकी एफिशिएंसी को कम कर सकता है। इससे बचने के लिए चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का जमने में मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? तो हमारे ब्लड में RBC है, हमारे ब्लड में WBC है और हमारे ब्लड में जो है प्लेटलेट्स है। रक्त का थक्का जमाने में मुख्य रूप से उत्तरदायी है प्लेटलेट्स। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेवार है प्लेटलेट्स। और आप याद रखना विटामिन के बारे में, विटामिन K और खनिज के बारे में पूछ लिया जाता है तो कैल्शियम है ना, कैल्शियम। ये 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों उत्तरदायी होते हैं ब्लड के क्लॉटिंग के लिए। ठीक, तो ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त विषाणु। देखो विषाणु क्यों है भाई, मेरे ख्याल से बिंबाणु होता है। प्लेटलेट्स को हम लोग हिंदी में मेरे ख्याल से बिंबाणु कहते हैं, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। विषाणु तो नहीं होगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हमारे बॉडी के अंदर ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, वाइट ब्लड सेल्स बोल दो या फिर कॉर्पसेल्स बोल दो,
कॉर्पसल्स बोल दो आप, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या फिर वाइट ब्लड सेल्स, ये अमीबॉइड होते हैं, यानी ये अपनी आकृति को बदल लेते हैं अमीबा के जैसे। अमीबा एक कोश के जीव है, अपनी आकृति को बदल लेता है, अपने आकार को बदल लेता है। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो भी अपने आकार आकृति को बदल सकते हैं, अमीबॉइड होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। मनुष्यों के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मूत्राशय अयुग्मित, मतलब मूत्राशय जोड़े में नहीं होता है, तो सही बात है, मूत्राशय जो है संख्या में एक ही है, जोड़े में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही है। मूत्रवाहिनी एक युग्म, यानी मूत्रवाहिनी संख्या में 2 होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। वृक्क एक युग्म, यानी कि जोड़े में होते हैं, संख्या में 2 होते हैं, ये भी सही है। किडनी भाई 2 है। मूत्रमार्ग एक युग्म गलत हो जाएगा, मूत्रमार्ग तो संख्या में एक ही है ना, यूरेथ्रा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो किडनी 2 है, जिसमें मूत्र जमा होता है उसे हम लोग मूत्राशय बोलते हैं, संख्या में 1 है। मूत्रवाहिनी जो किडनी से मूत्र को लेकर के इस मूत्राशय में आती है, संख्या में 2 है। जिससे मूत्र बाहर निकलता है, संख्या में 1 है। जिसमें मूत्र बनता है, संख्या में 2 है, किडनी 2 है। कौन सा हार्मोन स्त्री के लैंगिक अंगों की वृद्धि में मदद करता है और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है? ऑलरेडी बता चुका हूं, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय में बनता है, अंडाशय में बनता है। जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है तब फीमेल के अंदर कई सारे चेंजेज, उनके बॉडी में कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अंडे का उत्सर्जन स्टार्ट हो जाता है, मासिक चक्र स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज कर जाता है, हिप का साइज इंक्रीज कर जाता है, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसके अराउंड बाल आने लगते हैं। तो कई सारे बदलाव जो हैं देखने को मिलते हैं। ठीक, फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये याद रखिएगा, बता चुका हूँ मैं आपको कई बार, फीमेल सेक्स हार्मोन है। और मेल सेक्स हार्मोन को हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, जो कि टेस्टिस के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। एड्रेनालिन, एड्रेनालिन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, जो दोनों किडनी के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है। अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड के कारण, इस हार्मोन के कारण याद रखिएगा, जब ये हार्मोन सिक्रेट होता है तो हार्ट रेट तेज होता है, दिल जो है जोरों से धड़कता है, और श्वसन दर, रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाता है, सांसें तेज चलने लगती है, दिल जोरों से धड़कने लगता है जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है। यदि अंकुरित बीज में छिपे हुए भावी प्ररोह को प्रांकुर कहा जाता है तो अंकुरित बीज की भावी मूल डैश होगी। बीज को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 2 पार्ट्स में बांटते हैं, यानी बीज के 2 हिस्से करते हैं, बीज आवरण यानी सीड कोट, और यहां पर लिख लो भ्रूण। ये जो बीज आवरण है इस भ्रूण को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। अब इस भ्रूण के 3 हिस्से कर दो, बीज पत्र, उसके बाद मूलांकुर, और उसके बाद प्रांकुर, यानी कॉटिलिडन, उसके बाद रेडिकल और प्लूम्यूल। ये जो प्रांकुर है इससे तना विकसित होता है, ये जो मूलांकुर है इससे जड़ विकसित होती है, और बीज पत्र इस भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन देता है, यानी खाना खिलाता है बोल सकते हो। तो मूलांकुर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूलांकुर से मूल विकसित होती है, प्रांकुर से तना विकसित होता है। आप सीधा समझो ये बात, ठीक। तो बीज को सबसे पहले बांट दिया 2 पार्ट्स में, बीज आवरण और भ्रूण में, कि भाई बीज के पास बीज आवरण है और भ्रूण है। भ्रूण के 3 हिस्से, बीज पत्र, मूलांकुर और प्रांकुर। प्रांकुर से तना विकसित होगा, मूलांकुर से मूल विकसित होगी, जड़ विकसित होगी, और बीज पत्र जो है इसको खाना पीना खिलाएगा भ्रूण को। पैरेन्काइमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जलीय पौधों में प्लवन में सहायता के लिए पैरेन्काइमा में बड़ी वायु गुहिकाएं उपस्थित रहती है, ये स्टेटमेंट सही है। और जलीय पौधों में इस पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहा जाता है, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, ठीक। जो पैरेन्काइमा की सेल्स होती है उनके बीच वायु की जो है गुहिकाएं होती है इस प्रकार से। ये बीच में देखो एक कैविटी बन गया ना, इसमें एयर होता है जिससे बायंट फोर्स, उत्प्लावन बल मिलता है इस जलीय पौधे को। और ये सारे जो सेल्स होते हैं ये पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, इसे आप यहाँ पर एरेन्काइमा भी बोल सकते हो। यह पौधे के विभिन्न भागों जैसे प्रतानों
और लताओं के तनों को बिना टूटे बंकन में सहायता करता है, ये गलत हो जाएगा। गलत कथन चुनना है ना, ये गलत हो जाएगा। ये कॉलेनकाइमा के कारण होता है, ठीक है, ये कॉलेनकाइमा के कारण होता है ना, कॉलेनकाइमा के कारण होता है। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है और सामान्यतः शिथिल रूप से व्यवस्थित होती है। यानी पैरेन्काइमा के सेल्स जो होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान, ये जो रिक्त स्थान है ये अधिक पाया जाता है, ये अधिक पाया जाता है। और ये सारे जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। जैसे दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं लिग्निन के जमाव के कारण, ये सारे लिविंग्स होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। इसमें पतली कोशिका भित्तियों वाली अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। इसमें पतली कोशिका भित्तियों वाली अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? देखो मैंने अभी आपसे कहा कि जो धातुएं होती हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर उत्सर्जन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि जिंक धातु है, इसकी अभिक्रिया आपने करवा दी डाइल्यूट HCl से, तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्सर्जित होगी। मैंने आपसे कहा कि ये जरूरी है कि जो धातु होनी चाहिए वो सक्रियता श्रेणी में, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होनी चाहिए, हाइड्रोजन से ऊपर होनी चाहिए, ठीक। अब मान लीजिए कि आपने अम्ल के रूप में HCl लिया है या फिर H2SO4 लिया है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप HNO3 ले लेते हो, नाइट्रिक एसिड ले लेते हो, तो ये ना प्रबल ऑक्सीकारक है। ये क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी इसको ऑक्सीजन देना पसंद है। इसके पास ऑक्सीजन है ना, 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देना पसंद है। तो होता यह है कि जब हम धातु की अभिक्रिया करवाते हैं इस वाले एसिड से, डाइल्यूट HNO3 से अभिक्रिया करवाते हैं, तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है ना, ये तुरंत से अपना ऑक्सीजन दे करके उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो हम बोलेंगे कि डाइल्यूट HNO3 के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है धातु की, तो वहाँ पर जल बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है। हाइड्रोजन गैस जैसे ही बनती है ये अपना ऑक्सीजन दे करके, यानी कि ऑक्सीडाइज करके उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन को। लेकिन मान लीजिए हम HNO3 बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं, लिखा हुआ है अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल, केवल तनु नाइट्रिक अम्ल नहीं है, अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल, यानी कि वेरी डाइल्यूट HNO3, पानी ज़्यादा है, नाइट्रिक अम्ल बहुत ही कम है। वैसे केस में ये जो मैंगनीज और मैग्नीशियम धातु है ना, इनके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। समझे आप? हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूट लेते हैं, उसमें भी ये दोनों जो धातु है ना, ये अभिक्रिया जब करते हैं तब जाकर के हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक। पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना है? 6400 किलोमीटर और द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ये हमारा राइट आंसर। अपचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? अपचयन के बारे में तो ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का योग भी अपचयन कहलाता है, या तो ऑक्सीजन दे दो या फिर हाइड्रोजन ले लो, अपचयन हो जाएगा। ऑक्सीजन का योग उपचयन कहलाता है, हाइड्रोजन का ह्रास उपचयन कहलाता है। तो अपचयन के बारे में पूछ रखा है तो ए सही है, बी सही है, केवल ए और बी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक पिगमेंट मनुष्यों की लाल रक्त कणिकाओं में विद्यमान होता है? जो RBC है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स है, ये रेड होता है। भाई क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है? ये भी एग्जाम में पूछा गया था, RRB JEE 2019 में।
तो प्रोटीन होता है ग्लोबिन प्रोटीन, और ये जो हीम पार्ट है इसका मतलब होता है आयरन। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, और प्रोटीन कौन सा होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया उन सारे 40 प्रश्नों को जो पूछे गए थे 23 दिसंबर को तीसरे शिफ्ट में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।